आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया था। गैलीलियो ऑब्जर्वेशन को हमने क्या किया था, डिटेल में पढ़ा था डायग्राम के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअलिटी में क्या है स्टूडेंट, जब हमने गैलीलियो ऑब्जर्वेशन को पढ़ा था तो आफ्टर दैट जो न्यूटन थे साइंटिस्ट, उन्होंने जो गैलीलियो के जो ऑब्जर्वेशन थे उनको उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टिगेट किया था, उनको समझा था। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, अपने लॉस को बताया उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, गैलीलियो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या बताया था कि अगर एक जो बॉल है वो फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे मूव कर रहा है और अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। इसी को उन्होंने बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ को हम आज क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उनके जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी न्यूटन्स लॉ के जो भी क्वेश्चन आते हैं ओलंपियाड के या फिर एनटीएससी जो भी आप एग्जाम देते हैं उनके लिए सबसे अच्छा आप इससे आप जो भी है वो क्वेश्चंस वगैरह आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या है, दैट इज अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन unless some external unbalanced force is applied on the body to change that state। देखिए स्टूडेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि अगर कोई बॉडी जो रेस्ट पे है और या फिर वो बॉडी मोशन में है तो उसके ऊपर जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता। समझ में आई ना बात? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। जैसे कि ये मार्कर है मेरे हाथ पे, अगर इस मार्कर को एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, अनबैलेंस फोर्स का मतलब जो इसकी पोजीशन को चेंज कर दे, जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये मार्कर अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही चीज बताया है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के हम उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है उसमें भी बिना एक्सटर्नल फोर्स के हम उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये निकलता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो अपनी मर्जी से मोशन में नहीं आ सकती, कोई चीज अगर मोशन में है तो अपनी मर्जी से वो रेस्ट में नहीं जा सकता। कब तक नहीं जा सकता? जब तक के ऊपर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। तो यही एक्चुअलिटी में मतलब होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। अब देखिए एक्चुअलिटी में न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो 3 पॉइंट्स को क्या करता है, डिस्कस करता है। 3 पॉइंट्स के बारे में बताता है, 3 पॉइंटों के बारे में बताता है। पहला पॉइंट क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट। सपोज कीजिए एक बॉडी जो है, देखिए मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं इसको। सपोज कीजिए कि एक बॉडी जो है वो किस पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। जैसे आपने बॉक्स लिया है और इसको आपने क्या कर दिया है, रेस्ट पोजीशन पे रख दिया है। मैं बॉक्स में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इस तरीके से बॉक्स है स्टूडेंट। अब ये जो बॉक्स है इसको, ये किस पोजीशन पे है, ये रेस्ट पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये बॉक्स अपनी पोजीशन को खुद ब खुद चेंज कर सकता है क्या? हमारा आंसर क्या रहेगा, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, या तो इसके ऊपर फोर्स लगाओ, इधर से फोर्स लगेगा तब ये मूव करेगा, अदरवाइज अगर फोर्स नहीं लगेगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। हमारा आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा हुआ है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, उसकी पोजीशन को तब तक चेंज नहीं किया जा सकता जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। जैसे ही इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगेगा उसके बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, चेंज हो जाएगी। इस तरीके से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ मूव बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, ये अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट है
ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन की। तो देखिए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, समझिए इसको भी। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरीके से। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा बाहर से, तब तक ये ऑब्जेक्ट अपने आप रुक जाएगा क्या, नहीं रुकेगा, है ना। तो इसका मतलब इसको चलती हुई चीज को रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत है, रुकी हुई चीज को चलाने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता है। तो इसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं, यही फोर्स क्या कहलाता है, अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। इसलिए स्टार्टिंग में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स के बारे में, क्योंकि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये उसी कॉन्सेप्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखिए जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट करता है ना अर्थ। अर्थ क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब क्या कोई चीज उसको स्टॉप कर सकती है क्या, अर्थ को स्टॉप करने के लिए उस पर फोर्स भी उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, और इतना बड़ा फोर्स है नहीं है जो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, स्टॉप कर सके। तो इसका मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स भी लगता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक और हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को हम कैच करते हैं, तो बॉल को कैच किससे करते हैं, दोनों हाथों से करते हैं। जैसे ही दोनों हाथों को हम लेके आते हैं, बॉल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उसके लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है, फोर्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे ये बॉक्स है, अगर ये जो बॉक्स है, ठीक है, देखिए ये जो बॉक्स है अगर ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना। इस पे फोर्स लग रहा है और इस पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने पे भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से बॉक्स क्या कर रहा है, फोर्स लगने के बाद मूव कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी तो ये स्टॉप हो सकता है ना। तो इसका मतलब दैट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, that force is called unbalanced force, and with the help of unbalanced force we can change the position or a state of an object। अनबैलेंस फोर्स की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है। थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं स्टूडेंट, बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब सपोज कीजिए कि एक बॉडी जो है वो, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस तरीके से आगे की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब एक बात बताइए, बिना फोर्स के क्या ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। अगर मान लो ये, अगर इस पे फोर्स नहीं लगेगा, भाई जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, जब तक साइकिल के हैंडल को हम टर्न नहीं करेंगे तब तक हम मुड़ सकते हैं क्या, नहीं मुड़ सकते। तो बेसिकली हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, उस हैंडल पे लगा रहे हैं। उसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता, एंड दैट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। दैट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बेसिकली जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, इन तीनों पॉइंट्सों में एक ही चीज बार बार कॉमन आ रही है कि विदाउट हेल्प ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन और इन ए स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, मतलब बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिना एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स के ऑब्जेक्ट की स्टेट या पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें भी फोर्स का, अनबैलेंस फोर्स रिक्वायरमेंट है स्टॉप करने के लिए, इसमें भी अनबैलेंस फोर्स रिक्वायरमेंट है स्टॉप करने के लिए, इसमें चलाने के लिए, इसमें स्टॉप करने के लिए। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो विदाउट द हेल्प ऑफ अनबैलेंस फोर्स द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट द डायरेक्शन ऑफ एन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट है।
अगर उसकी पोजीशन रेस्ट है तो उसको मूव कराने के लिए भी अनबैलेंस फोर्स का रिक्वायरमेंट है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी अनबैलेंस फोर्स का रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है ये हमें क्या बताता है, फोर्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, फोर्स के बारे में बताता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो मोशन है वो किस चीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। देखिए एक्चुअलिटी में न्यूटन फर्स्ट लॉ किस चीज को डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। कैसे करता है, हमने पहला पॉइंट पढ़ा था जिसमें बॉडी एट रेस्ट है। हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट बॉडी एट रेस्ट पढ़ा था, जिसमें कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, अनबैलेंस फोर्स का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है, अनबैलेंस फोर्स का रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था बॉडी एट मोशन, बॉडी इन मोशन। दैट मीन्स अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में अगर उसको स्टॉप करना है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, अनबैलेंस्ड फोर्स का रिक्वायरमेंट है, हमें अनबैलेंस फोर्स का रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड पॉइंट इज बॉडी is moving in a straight line। अगर एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमें किसका रिक्वायरमेंट पड़ता है, अनबैलेंस फोर्स का रिक्वायरमेंट है। दैट इज अनबैलेंस फोर्स। तो बेसिकली क्या मतलब निकल के आता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो मोशन है वो किस चीज को डिफाइन कर रहा है, वो फोर्स को डिफाइन कर रहा है। विदाउट द हेल्प ऑफ अनबैलेंस फोर्स द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस चीज को डिफाइन करता है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, फोर्स को डिफाइन करने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स के साथ साथ एक और चीज को बताता है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनर्शिया। तो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। किसकी बात करने वाले हैं हम, इनर्शिया की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, क्या मतलब होता है इनर्शिया का, किस चीज को हम डिफाइन करते हैं इनर्शिया से। देखिए एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है हमारे पास, ठीक है ना, मार्कर है। अब एक बात बताइए, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इस मार्कर के ऊपर, ठीक है ना, मैं मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। तो एक तो होता है देखिए ऑब्जेक्ट की एबिलिटी। ऑब्जेक्ट की एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो उस काम को कर रहा है, और एक होता है ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब वो उस काम को नहीं करना चाहता, वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इनएबिलिटी है कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करने वाला है। जैसे कोई आपसे कहता है, आप जैसे संडे के टाइम, संडे के दिन पे अगर मान लो सुबह कोई आपको उठाता है कि भाई उठो, जल्दी उठो, पढ़ना चाहिए, तो आप उसको क्या बोलते हो कि भाई आज संडे है और आज रेस्ट का दिन है, आज कोई पढ़ाई वगैरह नहीं है, तो वो आप सोते रहते हो। तो दैट मीन्स आपकी क्या है, एक तरह से आपको फोर्स लगाया जा रहा है उठने के लिए, और आप उसको क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। अपोज कर रहे हो ना, अगर अपोज नहीं करते तो आप तुरंत खड़े हो जाते, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी होती ना आपकी एक बार। लेकिन आप उस चीज को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो कि भाई मुझे नहीं उठना है। किस कारण नहीं उठना है, क्योंकि आपकी इनएबिलिटी है, नहीं उठ सकते आप, कोई आपको सोना है ज्यादा टाइम तक। तो इसको क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी बोलते हैं ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है स्टूडेंट, एक्चुअलिटी में क्या है कि अगर ये जो मार्कर है ये अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, दैट इज इट इज द inability
of an object to change its state of rest or motion in a straight line। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनेबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशन को क्या है चेंज नहीं कर सकता, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉक्स है स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक खाली बॉक्स है और इधर मैं क्या बनाता हूं, ये जो दूसरा बॉक्स है ये क्या है, ये बुक से फिल है पूरा, मतलब ये फुल है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि हमारे पास क्या है, दो बॉक्स हैं, एक हमारा बॉक्स क्या है, एम्प्टी है, मैं इसको एम्प्टी लिख देता हूं और इसको लिख देता हूं फुल, ठीक है, मतलब ये खाली बॉक्स है और ये क्या है, हमारे पास फुल बॉक्स है, मतलब इसमें कुछ सामान भरा हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में किसको ज्यादा आसान रहेगा मूव करवाना, क्या एम्प्टी बॉक्स को आसान रहेगा या जिसमें कि सामान भरा हुआ है, फुल है, उसको फोर्स लगा के या मूव कराना आसान रहेगा। तो देखिए हमारा सिंपल सा आंसर है, जो एम्प्टी बॉक्स है उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। लेकिन अगर यही फोर्स हम फुल बॉक्स पे लगाते हैं जो कि भरा हुआ है, तो इसको मूव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जितना, देखिए ऑब्जेक्ट का जितना इनर्शिया रहेगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, मास कह सकते हैं, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ही ऑब्जेक्ट को क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, यही मतलब। तो जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। दैट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कम है तो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे तो उसके बाद वो आसानी से मूव कर सकता है। लेकिन अगर वो बुक से फुल है या फिर किसी चीज से फुल कर रखा है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसको मूव करने में दिक्कत आएगी। दैट मीन्स ग्रेटर द इनर्शिया ग्रेटर विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया भी होगा, यही तो होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इनर्शिया और मास में रिलेशन है कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास रहेगा, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है ना। तो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास रहेगा उसके ऊपर इनर्शिया उतना ही ज्यादा रहेगा ना, और उसको मूव कराने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली इनर्शिया जो है और मास का जो रिलेशन है वो इसी चीज से समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर क्या लगने वाला है, इनर्शिया लगने वाला। दैट मीन्स ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया। इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, उसमें इनर्शिया रहेगा। तो आपको इससे इनर्शिया के बारे में समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, किस तरीके से इनर्शिया काम करता है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। इनर्शिया का मतलब क्या है, इनेबिलिटी है बॉडी की अपनी पोजीशन को चेंज ना करने की। दैट इज कॉल्ड इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। इस इनेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। Next is student types of inertia.
तो देखिए इनर्शिया के टाइप को हम डिस्कस करते हैं। स्टेज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इज inertia of motion, and third is inertia of direction। तो स्टूडेंट तीन टॉपिक को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको बताता जाऊंगा जिससे कि ये चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मर्जी से पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं सीट पे और ट्रेन जो है वो अभी रेस्ट पे है, वो चली नहीं है। तो आपने देखा होगा जैसे ही ट्रेन जो है वो चलना स्टार्ट करती है, आपका बॉडी पीछे की तरफ आता है। आपका जो बॉडी है अपर, देखिए बॉडी के दो पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है। जो वेस्ट होता है इससे ऊपर का पार्ट हो गया अपर पार्ट, वेस्ट से नीचे का पार्ट क्या हो गया, लोअर पार्ट हो गया। तो बेसिकली जब हम बैठते हैं जो लोअर पार्ट रहता है वो आपका सरफेस मूव करना स्टार्ट करता है, लेकिन जो अपर पार्ट रहता है उसको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता और वो किस तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल होता है, कहां पे, बैकवर्ड फॉल होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ना आपको। मैंने अभी क्या बताया था कि जैसे अगर मान लो हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन एकदम से चलती है, हम पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि हमारा जो लोअर पार्ट है वो ट्रेन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अपर पार्ट जो है वो क्या है, अभी भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाता है, एकदम से रेस्ट की तरफ, पीछे की तरफ मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, अगर सपोज कीजिए आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आप खड़े हुए जा रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, खड़े हुए जा रहे हैं, बस के ड्राइवर ने एकदम से क्या लगाया, ब्रेक लगाया। जैसे ब्रेक लगाया आप आगे की तरफ जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा बाइक चला रहे हैं, एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो भी आगे की तरफ जाएंगे। उसका रीजन क्या रहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन रहता है। क्यों रहता है, तो देखिए क्या होता है, जो लोअर पार्ट है वो किस में रहता है, मोशन में रहता है जब बस चल रही होती है। जैसे ही ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाता है तो लोअर पार्ट किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है तुरंत। लेकिन अपर पार्ट क्या रहता है, अभी भी मोशन में रहता है, इसलिए वो आगे की तरफ क्या होता है, फॉल होता है। तो बेसिकली इनर्शिया ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल होता है फॉरवर्ड। ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉल होता है फॉरवर्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या है, जो आपका एनटीएससी वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चनों में इसी तरीके से आता है कि जैसे बस के ऊपर आपने एक पैकेज रखा हुआ है और सडनली ब्रेक लगा तो वो पैकेज आगे की तरफ जाता है। क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चनों को सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, उनको जब तक हमें बेसिक पता नहीं होगा हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग के बगल वाली जो सीट होती है उसमें कोई कैंडिडेट बैठा हुआ है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहे हैं, सडनली क्या होता है, आप राइट की तरफ टर्न लेते हैं। आपको तो पता है क्योंकि आप ड्राइवर हैं, आप राइट की तरफ टर्न ले रहे हैं, लेकिन बगल में जो कैंडिडेट बैठा हुआ है वो अभी भी उस यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। जैसे ही आप राइट में टर्न लेते हैं तो वो किस तरफ जाता है, वो बाहर की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि सडनली टर्न लिया आपने, उसकी डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो भी किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। अब बस में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, बस एकदम से राइट की तरफ मुड़ती है, आप इस तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, इनर्शिया के बारे में पढ़ा आपने, इनएबिलिटी है, अपनी पोजीशन को तुरंत चेंज नहीं कर पा रहा है। अब ये जो हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है पीछे की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये इसकी इनएबिलिटी है, ये उस पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसलिए क्या होता है, ये फॉल बैकवर्ड होता है। इनर्शिया मोशन के केस में फॉरवर्ड होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के केस में वो आउटवर्ड जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ इनर्शिया में हमने ये चीज डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी जो है वो उस काम को नहीं करती, उसकी पोजीशन को चेंज करने में वो क्या करती है, एक तरह से इनेबल्ड रहती है। इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया है।
होपफुली आपको वो समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और थैंक यू।